नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सूक्ष्म प्रवर्धन का परिचय एवं इसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, यह सूक्ष्म प्रवर्धन एक प्रक्रिया है जिसमें पादप के कायिक भागों के छोटे हिस्से, जिसे हम कर्तोतक कहते हैं, को संवर्धन माध्यम पर ग्रोथ करवाकर नए पादपक तैयार करते हैं और ये पादपक पूर्ण रूप से अपने जनक पादपों के समान होते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने जैसे बोला कि पादप के कायिक अंगों को हम कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त करते हैं और इन्हीं कायिक अंगों से सीधे पादपों का निर्माण, अर्थात कायिक अंग से पादप के विभिन्न नए अंगों का निर्माण की घटना को हम अंगजनन कहते हैं। और ये जो अंगजनन होता है कृत्रिम परिस्थितियों में, ये दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष अंगजनन और अप्रत्यक्ष अंगजनन। अब हम इस अंगजनन की प्रक्रिया ने कर्तोतक से कृत्रिम माध्यम में किस प्रकार से पादपों के अंतर्गत अंगजनन की प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अंगजनन को हम आगे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्लांट है जो कि आप इस पिक्चर के अंतर्गत देख रहे हैं। इस प्लांट का कोई भी सेगमेंट, भले आपने एपिकल बड ली हो या फिर आपने लीफ को एज ए कर्तोतक लिया हो, नोडल सेगमेंट, जो भी कोई आप प्लांट का हिस्सा ले रहे हो वो कर्तोतक कहलाता है। और इस कर्तोतक को अगर आप मीडियम पर उगाते हो और उस मीडियम के अंदर आप उपयुक्त पादप हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हो, जिसके फलस्वरूप एक्स प्लांट डायरेक्ट अगर एक नए पादपक का निर्माण करता है, इसकी सीधे है जो अंगजनन होता है, अर्थात शूटिंग और रूटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको एक नया पादपक मिलता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष अंगजनन, यानी एक्स प्लांट से सीधी शूटिंग और रूटिंग की घटनाएं हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नए पादपों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष अंगजनन किस प्रकार से होता है। अप्रत्यक्ष अंगजनन के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो एक्सप्लांट है, जिसके अंतर्गत उस अंग की कोशिकाएं विभेदित हो चुकी है, उन विभेदित कोशिकाएं वापस अविभेदित हो जाएगी और अविभेदित होकर के वो कैलस का निर्माण करेगी। कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस होता है अविभेदित कोशिकाओं का समूह, जिनका भविष्य कोई निर्धारित नहीं है, प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाओं का समुच्चय है। और ये अविभेदित कोशिकाएं जो यहाँ पर आपको कैलस के रूप में दिखाई दे रही है, इनसे बाद में है जो कायिक भ्रूणाभ का निर्माण होता है। कायिक भ्रूणाभ इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो पौधे के कायिक कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। अगर जनन कोशिकाओं के द्वारा होता तो हम उसको भ्रूण कहते हैं, इनको हम कायिक भ्रूण कहते हैं। और इस कायिक भ्रूण को हम जब ट्रीटमेंट देते हैं शूटिंग एंड रूटिंग का, तो इससे फिर है जो एक नए पादप का निर्माण होता है। अगर जब एक्सप्लांट कैलस बनाता है और कैलस बाद में है जो ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा प्लांटलेट का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के पादप जनन को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष अंगजनन। अब इसमें दो प्रकार की घटना, कैलस से आप सीधा ही है जो पहले रूटिंग कर सकते हो, बाद में शूटिंग हो सकती है, पहले शूटिंग करके बाद में रूटिंग हो सकती है। वो आपके ग्रोथ मीडियम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि अंगजनन, जो ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ा हमने दोनों प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष,
इस अंग जनन की घटना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कर्तोतक का स्रोत, यानी जो आपने कर्तोतक लिया है पौधे का हिस्सा, वो है जो किस प्रकार का है, उस पादप की आयु, उस पादप की वृद्धि अवस्था इत्यादि सभी है जो उस कर्तृत्व की वृद्धि माध्यम पर ग्रोथ को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कर्तोतक का अमाप। छोटी साइज का जो कर्तोतक होता है उसकी अपेक्षा बड़े अमाप वाला कर्तोतक अधिक तीव्रता से पुनर्जनन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छोटे अमाप के टुकड़े की अपेक्षा अगर कर्तोतक का टुकड़ा बड़े आकार का है तो उसके अंतर्गत पुनर्जनन की क्षमता अधिक पाई जाती है। तीसरी जो घटना है अंग जनन को प्रभावित करने वाली मुख्य महत्वपूर्ण, वो है प्रकाश। प्रकाश तीव्रता का व अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अंग जनन को प्रभावित करता है, यानी उसकी इंटेंसिटी वो वेवलेंथ है, दोनों ही है जो अंग जनन को प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लाल प्रकाश मूल विकास एवं नीला प्रकाश पर्णव विकास को प्रेरित करते हैं। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रवणता की कमी पर्णव कलिका का अधिकता मूल विकास को प्रेरित करती है। पीएच मान, अंग जनन सुचारू रूप से हो इसके लिए संवर्धन माध्यम का पीएच 5.6 से 5.8 के बीच में होना चाहिए। पादप हार्मोन एवं विटामिन, संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन की अपेक्षा साइटोकाइनिन का अधिक सांद्रण पर्णव विकास को प्रेरित करता है, वह इसके विपरीत साइटोकाइनिन की अपेक्षा ऑक्सीजन का अधिक सांद्रण मूल विकास को प्रेरित करता है। संवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में इथिलीन अंग जनन में बाधक होती है, किंतु बाद की अवस्था में पर्णव विकास को प्रेरित करती है। विटामिन भी अंग जनन को प्रभावित करते हैं, जैसे विटामिन ई मूल विकास को प्रेरित करता है। इस प्रकार से ये विभिन्न कारक अंग जनन की घटना को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कायिक भ्रूणोद्भवन। जैसा कि नाम से विदित है कि यहाँ पर जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो पौधे के कायिक अंग से हो रहा है। जनरली हम देखते हैं कि पौधों के अंदर भ्रूण का निर्माण लैंगिक जनन के फलस्वरूप अर्थात युग्मकों के संचलन के पश्चात होता है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी युग्मक चलन के कायिक कोशिकाएं सीधी ही भ्रूण का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से जब कायिक कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में भाग लेती है या कायिक कोशिकाओं से जब भ्रूण का निर्माण होता है, इस प्रकार की घटना को हम कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में द्विगुणित कायिक कोशिकाओं द्वारा विकसित भ्रूणों को हम कायिक भ्रूण या भ्रूणाभ कहते हैं, और इस क्रियाविधि को यानी कायिक कोशिकाओं से भ्रूणाभ के निर्माण को हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं। अब जिस तरह से अंग जनन दो प्रकार से था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसी तरह से कायिक भ्रूणोद्भवन भी दो प्रकार से, प्रत्यक्ष कायिक भ्रूणोद्भवन और अप्रत्यक्ष कायिक भ्रूणोद्भवन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष कायिक भ्रूणोद्भवन। प्रत्यक्ष कायिक भ्रूणोद्भवन के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो कैलस है वो कैलस सीधा है जो भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के कायिक जनन को हम प्रत्यक्ष कायिक जनन का कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं।
वहीं अप्रत्यक्ष कायिक भ्रूणोद्भवन के अंतर्गत जो एक्सप्लांट है, यहाँ पर जो गाजर की जड़ है, उस एक्सप्लांट को ट्रांसफर करने पर मीडियम पर हमें कैलस की प्राप्ति होती है और कैलस बाद में भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण बाद में है जो पादपक में विकसित होता है। तो इस प्रकार से यहां पर एक्सप्लांट से भ्रूणाभ का निर्माण होता है, एक्सप्लांट से कैलस और कैलस से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण बाद में है जो एक पादप में विकसित होता है। इस प्रकार के कायिक भ्रूणोद्भवन को हम अप्रत्यक्ष कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन। पुंजनीय अगुणितों के उत्पादन से हमारा तात्पर्य है कि पादप के अंतर्गत सिर्फ नर जनन कोशिका का जब अगुणित पादपों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम पुंजनीय अगुणित पादप कहते हैं। सामान्यतः पुंजनीय अगुणित पादप के उत्पादन के लिए एंथर कल्चर का प्रयोग किया जाता है और पोलन कल्चर का। एंथर कल्चर के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो प्लांट है उसके एंथर लेकर के उस एंथर को कल्चर मीडियम पर ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ कराने के बाद में एंथर के अंदर परिबद्ध परागकण वृद्धि होकर के मल्टी सेल्यूलर सेल्स का निर्माण करते हैं और बाद में आगे जाकर के यह है जो भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण से बाद में पादपों का विकास होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो पोलन सेल्स होती है, एप्लॉइड होती है, जिसके फलस्वरूप में एप्लॉइड प्लांट्स की प्राप्ति होती है। और अगर इसको हम कोल्चिचिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है और हमें जो एक डिप्लॉइड प्लांट्स की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अगर मीडियम पर पोलन कल्चर करवाते हैं परागकणों को लेकर के तो परागकणों से बाद में है जो भ्रूणाभ का निर्माण होता है और भ्रूणाभ है जो फिर वापस एप्लॉइड प्लांट बनाता है। एप्लॉइड प्लांट को आप ट्रीटमेंट दोगे तो कोल्चिचिन ट्रीटमेंट के द्वारा वो द्विगुणित पादप बन जाता है और इस प्रकार से जो द्विगुणित पादप प्राप्त होता है वह समयुग्मजी होता है जो कि पादप अनुसंधान क्षेत्र में बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पुंजनीय अगुणितों का आजकल फसल उत्पादन में बहुत ही अधिक है जो उपयोग किया जा रहा है। अब अगुणित पादप उत्पादन की उपलब्धि की बात करते हैं तो इस प्रकार की तकनीक के द्वारा धान की HUA03 किस्म जो कि मिंगो व ग्वेलेन जीन युक्त और तंबाकू की F211 और गेहूं की HUAPI जिंगडेन 2288 जो कि रस्ट प्रतिरोधी किस्म में इत्यादि का उत्पादन किया जा चुका है। अब है कायिक क्लोनीय विविधताएं। हम सभी जानते हैं कि पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर, सभी प्रकार के प्राणियों के अंदर जो भी विविधताएं दृष्टिगोचर होती है वो आनुवंशिक होती है और वो इनहेरिटेंट होती है अर्थात पेरेंटल होती है। लेकिन पौधों के अंदर कायिक कोशिकाएं जब जनन में भाग लेती है अर्थात हम एक्सप्लांट को लेकर के मीडियम में ग्रोथ कराते हैं और उन एक्सप्लांट से जो कैलस के द्वारा भ्रूणाभ विकसित होते हैं उन भ्रूणाभों के अंदर अगर हमें कोई विविधता नजर आती है तो इस प्रकार की विविधताओं को हम कायिक क्लोनीय विविधताएं कहते हैं। अब इन विविधताओं के उत्पन्न होने के कारण क्या है कि कायिक क्लोनीय विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है।
सबसे पहले है गुणसूत्र विचलन, अर्थात समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों में कोई विचलन होता है तो उसके फलस्वरूप है जो ये विविधता उत्पन्न होती है। जीन उत्परिवर्तन, और जीनों के अंदर कोई म्यूटेशन की घटना होती है, सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन आदि, या फिर किसी बेस पेयर का लॉस हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना के अंतर्गत जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है, इसके फलस्वरूप उनके अंदर कई विभिन्न विविधताएं उत्पन्न होती है। कोशिका द्रव्य जीन उत्परिवर्तन, कोशिका द्रव्य जीन उत्परिवर्तन से मतलब है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट जीन जो है उसके अंदर कोई उत्परिवर्तन होता है। साथ ही साथ मक्का आदि इत्यादि के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पाई जाती है, वो सब भी है जो कारक इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं जीन प्रवर्धन द्वारा जीन की अत्यधिक कॉपी बढ़ने के फलस्वरूप भी है जो इनमें विविधता उत्पन्न हो सकती है। स्थानांतरणशील तत्वों के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, उनके द्वारा, और समसूत्री जीन विनिमय द्वारा। जनरली हम सभी जानते हैं कि जीन विनिमय की जो अर्थात क्रॉसिंग और की जो घटना होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान संपन्न होती है, लेकिन अगर यही घटना माइटोसिस के द्वारा अगर संपन्न होती है तो इस प्रकार के जीन विनिमय को हम समसूत्री जीन विनिमय कहते हैं। तो समसूत्री जीन विनिमय के द्वारा भी कई क्लोनीय विविधताएं उत्पन्न हो सकती है। अब कई क्लोनीय विविधताओं की उपयोगिता। कई क्लोनीय विविधताओं की उपयोगिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि चावल की पुंग्रोवायरस एवं लीफ हॉपर प्रतिरोधी किस्मों का विकास इस कई क्लोनीय विविधताओं की उपयोगिता के द्वारा किया गया। गेहूं की उच्च ताप प्रतिरोधी एवं कीट रोग प्रतिरोधी, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, किस्मों का विकास भी कई क्लोनीय विविधताओं के फलस्वरूप किया गया है। आलू में पश्चेती अंगमारी प्रतिरोधी एवं उच्च प्रोटीन युक्त किस्मों का विकास भी इन्हीं कई क्लोनीय विविधताओं के आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन टेक्निक के अंतर्गत कई क्लोनीय विविधताओं की अति महत्वपूर्ण उपयोगिता है, जिसके फलस्वरूप हमें खाद्यान्न, औषधि, आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। धन्यवाद।